चलो, तो हमने पिछले वीडियो में क्या बात कही थी, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसकी लिमिटेशन थी कि वो 10 से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन हमको नहीं दे पा रहा है। तो अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ करके एक नया माइक्रोस्कोप बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं अंदर, बराबर। तो यही चीज़ स्टार्टिंग में हमको लिख के बोली गई अंदर कि भाई अ सिंपल माइक्रोस्कोप हैज़ द लिमिटेड मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ओके फॉर रियलाइजिंग द रियलिस्टिक ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि हम लेंस की फोकल लेंथ बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर वहाँ पे हमारी क्या है, लिमिटेशन है। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीफिकेशन 9 से ज़्यादा मिला है क्योंकि हमने वहाँ पे देखा कि हमारा फोकल लेंथ वो डिनोमीटर में आ रहा है। तो फोकल लेंथ को रिड्यूस करेंगे तब जाके हमको जो मैग्नीफिकेशन है वो ज़्यादा मिलेगा, पर फोकल लेंथ रिड्यूस कर करके करे कितनी बाय 1 के बाद थोड़ी रिड्यूस होगी अंदर, बराबर है। तो यहाँ पे क्या किया है कि फॉर मच लार्जर मैग्नीफिकेशन वन यूज द टू लेंसेज वन कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ द अदर। तो हमको पता है कि जब भी दो लेंस को हम पैरेलल में रखते हैं तो एक लेंस का जो इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनता है और फाइनली जो इमेज होती है उसमें हमको मैग्नीफिकेशन क्या क्या दिखने को मिलता है, मल्टीप्लिकेशन दिखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं अंदर। समझ में आया? तो उसका स्कीमेटिक डायग्राम है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो हमको वो स्कीमेटिक डायग्राम समझ लिया तो उसका आधा थियोरी पार्ट तो हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा अंदर, बराबर। तो क्या कहें, यहाँ पे दो लेंस लिए तो एक लेंस ऑब्जेक्ट की साइड पे होगा और दूसरा जो लेंस है वो कौन सी साइड पे होगा अंदर, बराबर आई के सामने होगा, यानी कि जहां से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप जब आप डिफाइन कर रहे हो, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तब आपको क्या करना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है अंदर उसका फोकल लेंथ आपको कम रखना है, जबकि उसके सामने आईपीस है उसका आपको जो फोकल लेंथ है, बराबर, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल फोकस का जो फोकल लेंथ मिलेगा आपको अंदर, बराबर, वो आपको क्या रखना है, बड़ा रखना है, ताकि आपको फाइनली जो इमेज मिले वो एज पर द रिक्वायरमेंट अच्छी मैग्नीफाइड फॉर्म में मिले अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। अभी यहाँ पे आपको एक नया टर्म समझना है जिसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ बोला जाता है अंदर। क्या बोला जाता है? ट्यूब लेंथ। तो ये ट्यूब लेंथ है क्या, आपने अपने क्या करे, दोनों के दोनों लेंस रखे। अभी सपोज अज्यूम करो ये वाले लेंस का सेकंड वाला फोकल पॉइंट यहाँ पे और फर्स्ट वाले का फोकल पॉइंट यहाँ पे, तो दो फोकल पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो गिवन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या बोला जाएगा, ट्यूब लेंथ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ट्यूब लेंथ बोला जाएगा अंदर। अभी यहाँ पे हमको करना क्या है कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से इस तरह सेट करना है ताकि यहाँ पे आपकी जो इमेज है, बराबर, वो सेकंड लेंस है उसका प्रिंसिपल फोकस है उससे थोड़ा दूर मिले अंदर, यानी कि ये जो आईपीस है उससे उसके एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिले, बराबर। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे आपने बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट लिया है तो बट ऑब्वियस है उसका जो आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा, वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। फर्स्ट केस होगा अंदर, बराबर, या तो फिर सेकंड थर्ड कोई भी सेट करो अंदर, बराबर, तो आपको रियल और इन्वर्टेड मिलेगा। अभी यहाँ पे जो आईपीस है उसमें कौन सा केस फॉलो हो रहा है, 6th नंबर का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमेज हम इस तरह से सेट करें ताकि वो इधर एफ पे फॉलो यानी कि आईपीस के फोकल पॉइंट पे हो, या तो फिर वो दोनों के बीच में यानी कि फोकल पॉइंट और ऑप्टिक सेंटर के बीच में हो अंदर। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करेगा, उसका ही हमको इरेक्ट इमेज देगा अंदर, पर मैग्नीफाइड वर्जन में देगा। यानी कि हमको यहाँ पे पता चला कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमको जो भी फाइनल इमेज दे रहा है वो कैसी दे रहा है, मैग्नीफाइड करके तो दे रहा है पर हमको इन्वर्टेड दे रहा है अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट सबको, यस और नो, बराबर। तो यही सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या है आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये जो भी एक्सप्लेनेशन एक बार रीड करके फिर से समझना चाहे तो समझ सकते हैं अंदर। समझ में आ रहा है अंदर? तो 1-2 सेकंड देता हूँ पॉज करने के लिए, 1 2 3, ओके। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं अंदर। तो आगे हमको क्या करना है भाई, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनली उसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा वो हमको बताना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों के दोनों लेंस है उसको इंडिविजुअली हमको मिरर फॉर्मूला अप्लाई करनी है और साथ साथ में मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, दोनों में से जिसका भी जरूरत पड़े हम अप्लाई करेंगे और फाइनल मैग्नीफिकेशन है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमओ बोलेंगे अंदर, बराबर। तो मैग्नीफिकेशन का इक्वेशन क्या है हमको पता है भाई, इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ पे इमेज हाइट कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी हमको भाई, एच डैश मिलेगी फर्स्ट के लिए, और जो इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या है, एच है। तो यहाँ पे एमओ का इक्वेशन आपको क्या मिला भाई,
एच डैश डिवाइड बाई एच मिला। अभी आपको क्या करना है, इसकी जो फिगर है वो फिगर के अंदर आपको दो ट्रायंगल पे वर्क करना है अंदर। पहला वाला ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये वाला। अगर आपको ध्यान से दिखे, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो अंदर, बराबर। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये और ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने एंगल क्या लिया है, बीटा एंगल लिया है अंदर, समझ में आ रहा है। और ये भी बीटा है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल तो सेम हो गए। अगर हम यहाँ पे टेन बीटा डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेन बीटा, तो क्या होगा, अपोजिट साइड। अभी आप देख सकते हो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये और ये दोनों सेम होंगे, यानी कि ये क्या है, एच है। तो यहाँ पे हम क्या अपोजिट साइड यानी कि एच लिखेंगे और डिवाइड बाय, हमको पता है पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होता है, फोकल पॉइंट से पास होता है। तो ये जो फोकल पॉइंट है किसका, ऑब्जेक्टिव का है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एफओ लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिला भाई, टेन बीटा इक्वल टू एच बाई एफओ मिला कि नहीं मिला अंदर, हाँ के ना। उसी तरह से आपको दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर करना है, कौन सा वाला, ये वाला अंदर। उसके लिए भी टेन बीटा डिफाइन करो। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड यानी कि एच डैश डिवाइड बाई ये डिस्टेंस होगा। तो अभी देख सकते हो कि ये जो फोकल लेंथ है और ये फोकल लेंथ दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं अंदर। तो हमने जो भी दोनों टेन बीटा डिफाइन किए उसमें से एक में से एच को इक्वेशन बनाए और ये वाले में से एच डैश को इक्वेशन बनाना है, बराबर। तो उसमें एच को इक्वेशन बनाओगे तो एच इक्वल टू वहाँ पे क्या मिलेगा आपको भाई, बराबर कि एच सॉरी एच तो नहीं आएगा अंदर, क्या आएगा आपको, एफ ओ टेन थीटा ऐसा कुछ आएगा अंदर। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एल टेन बीटा ऐसा कुछ मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो वो जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है उसमें रख दो। तो आपको मैग्निफिकेशन में क्या होगा, एच डैश की जगह एल टेन बीटा और एच की जगह एफ ओ टेन बीटा, टेन बीटा क्या हो गए भाई, कैंसिल हो गए। तो आपको पहले इक्वेशन क्या मिला, एल बाई एफ ओ मिला, लाफो, वो झापट लगा ऐसा बोलते हैं ना, उसको गुजराती लाफो ऐसा बोलते हैं अंदर, बराबर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको क्या मिला भाई, एल डिवाइड बाई एफ ओ मिला अंदर, समझ में आ रहा है। उसी तरह हमको आईपीएस के बारे में बात करनी है, पर यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आईपीएस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही वर्क कर रहा है। तो हमने ऑलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो तो फाइंड कर ही लिया है, तो उसकी फॉर्मूला हमको सीधी लगानी है, बराबर। तो वो क्या थी, 1 प्लस डी बाई एफ ई। पर वो कब लिखते हैं, जब हम हमारी इमेज को नियर पॉइंट पे फॉर्म करें तब। पर अगर हम इन्फिनिटी पे करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई एफ ई। तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कर रहे हैं ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला यहाँ पे आईपीएस के लिए क्या लेंगे, डी बाई एफ ई लेंगे। अब हमको पता है कि दो लेंस का मैग्निफिकेशन अगर हो पता तो खाली उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो एक का क्या है, लाफो है और दूसरा का क्या है, डफोर है। तो डफोर को ही लाफा पड़ता है ना, सीधी बात है अंदर, बराबर। तो फाइनली आपको यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या मिल गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको सजेस्ट क्या करता है कि आप दोनों के दोनों लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम लोगे उतना फायदा होगा, और उसके सामने आप ट्यूब लेंथ ज़्यादा लोगे या तो फिर आपका जो डी है वो ज़्यादा लोगे, तभी भी आपको क्या होगा, फायदा होगा। यानी कि आपको मैग्निफिकेशन गिवन कन्फिग्रेशन के लिए क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई एफ और एफ ई को छोटा लो, पर छोटे लेने की भी कुछ लिमिट है अंदर। ज़्यादा छोटा ले गया तो हमारा जो डिजायर टारगेट है माइक्रोस्कोप का, प्रिंसिपल का, वो तो अचीव ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं फोकल लेंथ को रिड्यूस करने में अंदर, बराबर। इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाना हो तो उसमें बहुत सारे ये जो डायमेंशन के वो प्रॉब्लम आके अटक जाते हैं और आज तक हम उसको रिजोल्व कर पाए नहीं अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट सबको। तो वो जो चीज़ हमने बोली वही की वही आपको यहाँ पे समझाया गया अंदर, बराबर, कि टू अचीव द लार्जर मैग्निफिकेशन ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, बराबर, द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस शुड हैव द व्हाट, स्मॉलर फोकल लेंथ। यानी कि हमारे आईपीएस और ऑब्जेक्टिव दोनों की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए भाई, स्मॉलर होनी चाहिए अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट। सो वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज द इल्यूमिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम कब देख पा रहे हैं, जब भी उसमें से कोई लाइट आई या तो फिर उस पर इंसिडेंट हुई लाइट हमको रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आई में एंटर है तभी देख सकते हैं अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ तो करते हैं पर वहाँ पे हमको क्वालिटी के रिलेटेड बहुत सारे क्या मिलते हैं, फैक्टर मिलते हैं। जैसे कि इल्यूमिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, बराबर, वो हमारे लेंस से फॉर्म होती इमेज की क्वालिटी और विजिबिलिटी क्या करता है, सेट करता है अंदर। समझ में आया क्या, वो जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, तभी मिलेगा। हम मोबाइल से कैमरा में मोबाइल के कैमरा जब इमेज क्लिक करता है तो रात के टाइम में हमको अच्छा इमेज नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि लाइट की क्वांटिटी वहाँ पे क्या होती है, कम होती है, जबकि डे के अंदर हमको इमेज क्वालिटी क्या मिलती है, थोड़ी बेटर मिलती है, बराबर।
तो यहाँ पे यही समझाया, तो क्या बोलते हैं कि इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप मल्टी कंपोनेंट lenses are used for the both objective and eyepiece to improve the image quality by minimizing the varied optical aberrations that is a defect in the lens। यानी कि जो आईपीस और ऑब्जेक्टिव है वो लेंसों में भी और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करके यहाँ पे डिफेक्ट को एज पॉसिबल एज लेवल पर क्या किया जाता है भाई, करेक्ट किया जाता है, ताकि हमको हमारा जो डिवाइस है वो इफेक्टिवली सही आंसर्स दे पाए अंदर, बराबर। अभी दूसरी आइटम है उसका नाम है टेलीस्कोप है अंदर, क्या है टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप है क्या, टेली यानी कि फार और स्कोप यानी कि देखना, बराबर। सो टेलीस्कोप हम जनरली क्या यूज किसके लिए यूज कर रहे हैं, फारर ऑब्जेक्ट को इजीली क्लीनली और डिस्टिंक्टली देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे टेलीस्कोप जनरली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं अंदर, बराबर। उसमें से एक बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूसरा का नाम है टेरेस्ट्रियल और तीसरा है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है कि बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैच करने के यूज होता है। यहाँ पे आपको जो फाइनल इमेज मिलेगी वो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जिस तरह से देखा था कि भाई इन्वर्टेड मिलती थी वैसे ही यहाँ पे मिलेगी, पर हमको पता है कि सन स्टार वो सब क्या स्फीयरिकल नेचर में है, तो स्फीयर को किस एंगल से हम उल्टा बोलेंगे, कोई भी एंगल पे रखो तो वो अपने आप में सीधा ही लगेगा अंदर, बराबर है। फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या होता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर शेप के दूर के ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको भाई उसको करेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और इन्वर्टिंग लेंस की पेयर है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है ताकि वो हमारा जो इन्वर्टेड इमेज है उसको फिर से इन्वर्ट कर दे, तो उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर, बराबर। तो ये बात है। और दूसरा है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था वहां पे लेंस की जगह यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग मिरर का यूज होता है। किसका होता है, रिफ्रैक्टिंग मिरर, यानी कि यहाँ पे कॉन्केव मिरर का हम यूज करके जब भी टेलीस्कोप सेम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली डिजाइन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलेंगे। और उसका एक एग्जांपल है, नाम है कैसेग्रीन टेलीस्कोप, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अंदर, बराबर। तो चलो हम यहाँ पे समझते हैं कि टेलीस्कोप पे कंस्ट्रक्शन क्या है और उसकी मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म होती है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे बोला गया हमको कि टू ऑब्जर्व वेरी ह्यूज सेलेस्ट्रियल बॉडी एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज एंड इट्स रे डायग्राम इज शोन इन द फिगर, यानी कि उसका रे डायग्राम हमको यहाँ पे दिया गया है। यानी कि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को फिगर को उल्टा कर दो या फिर मिरर जैसा कर दो अंदर, बराबर। ऑब्जेक्टिव को आईपीस गिन लो और आईपीस को ऑब्जेक्टिव गिन लो, अपने आप में वो क्या हो गया, टेलीस्कोप हो गया, यस और नो, बराबर। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, यहाँ पे भी आपको ट्यूब लेंथ आता है, वहाँ पे ट्यूब लेंथ क्या था, वहाँ पे ट्यूब लेंथ क्या था, FO और FE के बीच का डिस्टेंस था अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकल पॉइंट और आईपीस का फोकल पॉइंट दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ बोलते हैं। जबकि यहाँ पे दो लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ट्यूब लेंथ बोला जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ की फॉर्मूला क्या होगी, L इक्वल टू, बराबर। तो L इक्वल टू उसकी फॉर्मूला क्या होगी, FO प्लस FE होगी अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। जबकि वहाँ पे फॉर्मूला ऐसी नहीं बनती थी, वहाँ पे तो क्या था, दो लेंस के बीच का जो भी टोटल डिस्टेंस x होगा वो इक्वल टू क्या लिखते हैं, FO प्लस FE प्लस L ऐसे लिखते थे अंदर, समझ में आ रहा है। तो ये याद रखना अंदर कि भाई आपको क्या दिया गया है, टेलीस्कोप दिया है तो उसकी ऑप्टिकल लेंथ अलग कैलकुलेशन है थोड़ा, और अगर आपको माइक्रोस्कोप दिया गया तो उसकी भी कैलकुलेशन क्या है, अलग है अंदर, बराबर। तो ये हमने समझ लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, बराबर। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपकी इमेज क्या होगी, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके फोकल पॉइंट पे होगी फॉर्म अंदर, और यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी मिलेगी अंदर भाई, डिमिनिश मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर, बराबर। और यहाँ पे हमको पता है कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, यानी कि फर्स्ट केस हुआ अंदर, बराबर। तो वो ऑलवेज कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल और इन्वर्टेड करता है कि नहीं करता है अंदर, बराबर। तो हमको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। अभी यही रियल इन्वर्टेड इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, और वो ऑब्जेक्ट है वो इमेज की फाइनल इमेज, यानी कि जो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट बना उसकी फाइनल इमेज हमको क्या मिलेगी, मैग्नीफाइड फॉर्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर, ताकि हम उसको डिस्टिंक्टली क्लियरली देख पाए और उसका जो भी स्टडी करना है वो कर पाए अंदर, समझ में आ रहा है इतना पार्ट, बराबर। तो यही चीज़ सारी हमको यहाँ पे एक्सप्लेन की है थियोरेटिकल पॉइंट में। तो आप वीडियो पॉज करके रीड करके उसको प्रीफर करना है तो कर सकते हो अंदर, ओके। 1 2 3 ओके। चलो अब हम क्या करेंगे,
मैग्नीफिकेशन की फॉर्मूला की बात करते हैं अंदर, तो यहाँ पे भी हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल, एक बीटा और दूसरा क्या है अल्फा अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट सबको, यस और नो, बराबर है। तो वो हमको यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है अंदर, क्लियर। चल, तो यहाँ पे हमको अल्फा किस तरह से डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको जो ट्रायंगल कंसीडर करना है, तो हम थोड़ा जूम कर दें ताकि हम समझ पाए। तो आपको अल्फा के लिए ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना है। कौन सा वाला, ये वाला दिख रहा है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, h डिवाइड बाई ये डिस्टेंस होगा, ये तो क्या है भाई एफ ओ है। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको भाई, h डिवाइड बाई एफ ओ मिलेगा। उसी तरह टेन बीटा की बात करें तो ये वाला ट्राइंगल होगा अंदर, तो ये क्या हुआ, फिर से h इतना ही हुआ अंदर, बराबर, रफली बोल सकते हैं ना अंदर। तो टेन बीटा और ये है वो क्या है हमारा एफ ही जितना है। समझ में आ रहा है सबको इतना इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो इस तरह से या तो फिर यहाँ पे आप टेन बीटा ले लो, ऐसा कुछ है अंदर। तो आप उस तरह से टेन बीटा को भी डिफाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, h डिवाइड बाई क्या मिलेगा, एफ ई मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो यहाँ पे आपको वही किया गया है कि भाई बीटा डिवाइड बाय अल्फा लिया, इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का, भाई टेन बीटा इक्वल टू एच बाई एफ ई हमने डिस्कस किया, फिर अल्फा है वो एच डिवाइड बाई एफ ओ किया अंदर, दोनों की वैल्यू रखो। तो फाइनली आपको मैग्नीफिकेशन की जो फॉर्मूला टेलीस्कोप के लिए वो क्या मिलती है, एफ ओ बाई एफ, यानी कि 4 डिवाइड बाई फी। समझ में आ रहा है, फोफी, वहाँ पे फोफी क्या था, दोनों का दोनों मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में था, जबकि यहाँ पे क्या है रेशनल फॉर्म में है दोनों, ऊपर 4 आता है नीचे एफ ई आता है अंदर। समझ में आ गया, बराबर। एंड दिस इक्वेशन शोज दैट टू इंक्रीज द मैग्नेट, टेलीस्कोप में अगर आपको मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना है अंदर, क्या करना है, मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना है, बराबर। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का जितना बने हो सके उतना बड़ा लो, और आईपीएस का फोकल लेंथ जितना पॉसिबल हो उतना क्या लो, कम लो अंदर, बराबर। ऑप्टिकल लेंथ किसको बोलते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में डिजाइन में ये ध्यान रखा जाता है कि भाई ट्यूब लेंथ है वो दोनों के लेंथ से थोड़ा क्या होना चाहिए, ज़्यादा या तो फिर इक्वल भी हो तो अपन प्रॉब्लम नहीं अंदर, बराबर। अभी हम टेलीस्कोप का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर दूर के ऑब्जेक्ट में से हमको लाइट की इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी तो वो ऑब्जेक्ट का क्लियर पिक्चर हम नहीं जान सकते अंदर। और साथ साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज हो तो उसको डिस्टेंसली देखने के लिए भी हमारे टेलीस्कोप की एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो जब भी टेलीस्कोप डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें ये दो फैक्टर ऑलवेज फोकस किए जाते हैं अंदर। सो द मेन कंसिडरेशन विथ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मेन कंसिडरेशन क्या है कि उसकी लाइट गैदरिंग पावर कितना है, वो यानी कि वो कितनी लाइट को अपने अंदर गैदर कर सकता है, कैच करके उसको एनालाइज कर सकता है, और साथ साथ में ये लाइट के बेस पर वो रिजॉल्व ऑब्जेक्ट को कैसे कर पा रहा है, यानी कि उसका रिजॉल्विंग पावर बोला जाता है अंदर, बराबर है। सो द फॉर्मल क्ले डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो पहला वाला प्रॉब्लम है, अगर हमको ज़्यादा लाइट गैदर करनी है तो हमको हमारा ऑब्जेक्टिव का साइज क्या रखना पड़ेगा, बड़ा रखना पड़ेगा। जितना बड़ा रखोगे उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, और जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतनी हमको मोर बेटर इंफॉर्मेशन गिवन ऑब्जेक्ट की क्या मिलेगी, उसके इमेज में मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है, बराबर। तो वो यही सजेस्ट कर रहा है कि फॉर्मल क्लियरली डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट विद द लार्जर डायमीटर फेंटर ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, बराबर। तो हमको फेंट ऑब्जेक्ट वहाँ पे मिलेगा। अगर हमारा छोटा होगा तो कम लाइट आएगी, तो हमको वहाँ पे क्या मिलेगा, थोड़ा झाँखो झाँखो कहीं ना अपने अंदर, बराबर, लेस विजिबल टाइप का आपको मिलेगा अंदर। नेक्स्ट बोल रहे रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व द टू ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विच आर इन वेरी नियरली द सेम डायरेक्शन, ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे हमको समझा कि रिजॉल्विंग पावर क्या है कि दो ऑब्जेक्ट नियर है तो वो दोनों नियर है तो शॉर्टेस्ट में शॉर्टेस्ट कितने नियर है, ताकि हम दोनों को डिस्टिंक्टली क्लियरली देख पाए। तो उसको जो भी माइक्रोस्कोप होगा, सॉरी टेलीस्कोप होगा, उसको क्या बोला जाएगा, रिजोल्यूशन पावर बोला जाएगा अंदर, बराबर। और वो भी यही सजेस्ट कर, आपको ज़्यादा रिजोल्यूशन पावर चाहिए अंदर, बराबर, तो आपको क्या करना है भाई, उसका साइज बड़ा लेना है अंदर। पर प्रॉब्लम क्या है कि साइज बड़ा ले तो ले, पर उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका होल्डिंग रखना, क्योंकि हमको टेलीस्कोप बनाना है तो उसका जो ट्यूब है उसमें हमको फिट तो करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस वो क्या है बहुत कॉस्टली चला जाता है, और प्रैक्टिकली थोड़ा क्या है इनकन्वीनियंट है उसको यूज़ करना भी अंदर, बराबर। और हम बात करें हमारे पूरे वर्ल्ड में तो सबसे बड़ा ऐसा टेलीस्कोप कहाँ पे आया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जिसका डायमीटर 1.02 मीटर है, और वो यूएसए के विस्कॉन्सिन में यर्क्स नाम की जो सिटीज़ है वहाँ पे वो क्या है अवेलेबल है, बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया,
कि जो एस्ट्रोनॉमी का टेलीस्कोप था उसका मैग्निफिकेशन डिस्कस किया, और उसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे जिसको हम कंसीडरेशन करने थे, वो क्या थे, बराबर लाइट गैदरिंग पावर और रिजॉल्विंग पावर, उनको भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो जब भी हम टेलीस्कोप डिज़ाइन करते हैं कि दो फैक्टर ध्यान में रख के ही हम करेंगे अंदर, बराबर। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।